हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की थी इसी बुक के हिसाब से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वहां पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ ही होता है, जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बुक के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला है फिस्कल। ये जो वर्ड फिस्कल है ना, ये डिराइव हो गया है लातीन वर्ड से। याद रख लेना, कभी कभी बेसिक एमसीक्यू एग्जाम में पूछते हैं। लातीन वर्ड से निकला है वर्ड फिस्कल, जिसका माने है ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ट्रेजरी, यानी कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है जहां पर गवर्नमेंट अपना पैसा वैसा रखता है। ओके। उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है फिस्कल पॉलिसी? एक सेगमेंट है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का। ओके। जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का उसका एक सेगमेंट है फिस्कल पॉलिसी, जिसका मेन मकसद क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का? वो होता है टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है, जो ये फिस्कल पॉलिसी जब अडॉप्ट करती है, वो क्या करती है? जो उसके पास इनकम होती है गवर्नमेंट के पास जो इनकम होती है और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, उसमें ये चेंजेस करता रहता है ताकि जो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बरकरार रहे। ओके। या आगे बढ़ी ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। तो ये है यहां से यहां तक। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहां पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या क्या है वो देखेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी का मेन जो मकसद है वो है टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करते हैं फिस्कल पॉलिसी की मदद से? तीन चीजें होती हैं। नंबर वन होता है रेज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम बाय कंट्रोलिंग कंजप्शन। मेन मकसद होता है फिस्कल पॉलिसी का कि हम सेविंग ज्यादा से ज्यादा करें। सेविंग, ओके। सेविंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उसके लिए हमें कंजप्शन कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कंजप्शन कम करना पड़ेगा। जब कंजप्शन कम करेगी तो वहां पर सेविंग हो जाएगी। ओके। ये इंपॉर्टेंट है। जब सेविंग हो जाएगी तो फिर यहां पर सेकंड पॉइंट है टू रेज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो सेविंग है ये फिर हम इन्वेस्टमेंट में लाते हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट चैनल करते हैं। ओके। यहाँ जहाँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जब हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत होता है, यानी कि सेविंग होती है, कंजप्शन कम करने की वजह से हमारे पास सेविंग आ जाती है और सेविंग को फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। याद रख लेना। ओके। फिर एनकरेजिंग द फ्लो ऑफ स्पेंडिंग इन प्रोडक्टिव एरियाज। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम प्रोडक्टिव एरियाज में लगाते हैं। ये भी फिस्कल पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो पैसा हमने बचाया है सेविंग करके, इनको फिर प्रोडक्टिव एरियाज में लगाते हैं जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट आ जाए। ओके। यहां तक क्लियर? अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का, वो है प्राइस स्टेबिलिटी। अब गवर्नमेंट क्या है? प्राइस स्टेबल करता है थ्रू फिस्कल पॉलिसी। अब क्या क्या गवर्नमेंट टूल्स यूज करते हैं इस वक्त? यहां पर टैक्सेशन लगाता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन दोनों की वजह से क्या है, गवर्नमेंट जो है प्राइस को स्टेबल करता है। मिसाल के तौर पर कंट्री में फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, प्राइस बहुत ही ज्यादा है। अब आपको पता होगा प्राइस कब ऊपर होता है? जब डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा होती है। डिमांड क्यों होती है मार्केट में? लोगों के पास पैसा बहुत ही ज्यादा है, इनकम जो है लोगों के पास बहुत ही ज्यादा है, पैसा है लोगों के पास, जिसकी वजह से वो मार्केट में बहुत सारी चीजें लाते हैं। जब बहुत सारी चीजें लाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करता है? वो टैक्स लगाता है लोगों के ऊपर, लोगों की इनकम के ऊपर, या लोगों की या चीजों के ऊपर ही टैक्स लगाता है। चीज ही महंगे करते हैं, शॉर्ट में कहेंगे तो टैक्स लगाता है। ओके। गवर्नमेंट जब टैक्स लगाता है उससे क्या हो जाता है, लोगों के पास अब इनकम ज्यादा नहीं रहती है। इनकम क्या है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में जो है डिमांड नहीं कर पाते हैं। ओके। वो चीजें नहीं लाते हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या है, प्राइस जो है कम हो जाता है मार्केट में। ओके। इसकी वजह से जो है प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके। इंपॉर्टेंट है। यही है टैक्सेशन, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से है, ये कब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर? जब मार्केट में डिफ्लेशन हो। ओके। डिफ्लेशन हो, बहुत ही कम प्राइस हो। ओके। बहुत ही कम प्राइस हो तो मार्केट में बूस्ट लाने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि लोगों को पैसा देता है। अब ये ऐसे नहीं देता है डायरेक्ट, लोग गवर्नमेंट आपको पैसा देगा। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स खुलाता है, जिसकी वजह से जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, फिर उनके पास पैसा आ जाता है, फिर ऑटोमेटिकली जो है मार्केट डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चले जाता है। तो ये दो पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज प्राइस इन द इकोनॉमी। उसके बाद है तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिड्यूस इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी की वजह से कंट्री में जो इनइक्वालिटी होती है,
इनइक्वालिटी कैसे होती है, कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ एरियाज कंट्री में बहुत ज़्यादा कम डेवलप होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता है। तो ये जो गैप है रिच एंड पोर या डेवलप्ड वर्सेस अंडर डेवलपिंग एरियाज कंट्री में, तो उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे फिस्कल पॉलिसी के टूल्स यूज करता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव टैक्स यूज करता है। प्रोग्रेसिव टैक्स, अब सबसे पहले जो यहां पर चीज है वो एक तो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। ओके, अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स यू पे, जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज्यादा आप पे करोगे टैक्सेस, यानी कि ये गरीबों के लिए अच्छा है। ओके, यहाँ पर गरीबों के लिए ये वाला जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये ठीक है। क्यों है, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। देखो इंडिया में क्या है, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब जरा यहाँ पर अगर आपने टैक्स स्लैब देखी होगी, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक किसी भी बंदे को टैक्स नहीं लगता है। ओके, 2.5 लाख से ऊपर, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक, ओके, 5% टैक्स देना पड़ता है। फिर 5 लाख के ऊपर होगा कोई तो उसको उसी हिसाब से 10% देना पड़ता है। तो जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब नॉर्मली बात है, जो गरीब तबका है, गरीब बंदे हैं, उनके पास तो 2 से 1.5 लाख होता है, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये टैक्स जो प्रोग्रेसिव है ये गरीबों के लिए अच्छा रहता है। ओके, और दूसरा जो बहुत ही अपोजिट है इसका, वो है रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स क्या है, यहां पर जो गरीब है, जिसके पास लेस इनकम है, कम इनकम है, वो ज्यादा टैक्स पे करता है, हायर टैक्स ही पे। लेसर द इनकम द मोर टैक्स ही पेज। अब आप सोचोगे यार ये कैसा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो जुल्म है। जुल्म है, बिल्कुल है। अब जैसे कि जीएसटी है इंडिया में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो रिग्रेसिव इन नेचर है। जो भी टैक्सेस कंज्यूमर गुड्स पे लगता है या बाकी जो भी चीजें होती है ना, वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। वहां पर क्या है, जो बंदा इनकम उन पे खर्च करता है, वो अगर उनके प्रपोर्शन निकालेंगे ना अमीरों से, तो वो यहां पर गरीब जो है टैक्स ज्यादा पे करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देंगे समझने के लिए, छोटी सी एग्जांपल यहां पर रिग्रेसिव टैक्स को एक एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखो रिग्रेसिव टैक्स यहां पर किसे कहते हैं। देखो यहां पर अगर आप गैस सिलेंडर लाते हो मार्केट से, गैस सिलेंडर, ओके, लाते हैं सभी। अब नॉर्मली गैस सिलेंडर का आज का प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपया है, नॉर्मली जो है इसका जो 500 रुपये में तो तैयार होता है। फॉर एग्जांपल ये 500 रुपये इसको गवर्नमेंट टैक्स लगाता है ऊपर, 500 रुपया। अब ये जो मार्केट रेट है इसकी जो 1000 रुपया बन जाती है। अब जब कोई बंदा जिसके पास 5000 ही मंथली इनकम है, वो जब ये गैस सिलेंडर लाता है उसको 500 रुपया देने पड़ते हैं टैक्स। ओके, वही दूसरी तरह जिसके पास 20 लाख रुपया मंथली इनकम है, वो भी 500 ही रुपया देता है, उसको भी तो 1000 रुपया का ही पड़ता है ना। तो यहां पर आप सोचो, जो बंदा 500 रुपया देता है 5000 में, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा प्रपोर्शन है, बहुत ही बड़ी परसेंटेज है। 5,000 में 500 रुपये निकालता है वो, तो टैक्स, तो वो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इन कंपेरिजन टू जो 20 लाख रुपया मंथली कमाता है, या 10 लाख, या कोई और इनकम ग्रुप है, हायर इनकम ग्रुप, उसके लिए 500 रुपया तो कुछ भी नहीं है। ओके, 0 पॉइंट कुछ होगा उसकी इनकम का। तो यहाँ पर ये जो है जो पोर पीपल है उनके लिए रिग्रेसिव टैक्स जो है जुल्म है एक तरीके से। चलो, मुझे लगता है मैं अपने मौजू से हट गया हूं, तो थोड़ा सा अब नीचे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये हो गया रिग्रेसिव टैक्स। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो जाती है, जिसकी वजह से है क्या है कि इनकम जो है, इनइक्वलिटी जो है कम हो जाती है। दूसरा है पुअर सेक्शन सोसाइटी शुड बी, उनको ये तो मैंने अभी बताया ऊपर। और दूसरा है लग्जरी जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या क्या कंपोनेंट्स है फिस्कल पॉलिसी? 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। ओके, इंपॉर्टेंट है। एक तो है गवर्नमेंट रिसीट, जिसे गवर्नमेंट मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट कहते हैं, पैसा गवर्नमेंट जो रिसीव करता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है, ये भी एक कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का। तीसरा है पब्लिक डेट, जब गवर्नमेंट बोरो करता है पैसा वैसा किसी कंट्री से या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से लाता है पैसा, बोरो करता है। ओके, ये हो गए 3। अब यहाँ पर आप 3 तरह के बैलेंसेस होते हैं। ओके, कंट्री के पास 3 तरह की बैलेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के पास। या तो सरप्लस होगी, इनकम ज्यादा होगी गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा नहीं खर्चता है, तो यहां पर सरप्लस होता है। या फिर डिफिसिट होगा, या फिर बैलेंस्ड बजट होगी। बहुत ही ईजी है।
ओके। अब आई थिंक ये जो चीजें हैं ये आपने पढ़े होंगे, बहुत ही इजी है। ओके, उसके बाद जो कंसेप्ट है यहाँ पर, ये जितने भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स होते हैं या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी इनकम होती है या जितना भी ये एक्सपेंडिचर करता है या इनकम आती है, वो 3 तरह के अकाउंट्स में जाते हैं। एक तो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अकाउंट्स याद रख लेना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये 3 अकाउंट्स होते हैं। जिस तरीके से घर वालों के पास, एक हाउस होल्डर के पास सेविंग बैंक अकाउंट होता है बैंक में, जहां पर वो पैसा रखता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट होता है जहां पर वो पैसा रखता है। ओके, अब यहां पर देखो छोटी सी यहाँ पर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट है, यहाँ पर कंटिजेंसी फंड है और दूसरा है पब्लिक अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, जहां पर गवर्नमेंट अपना जितना भी बोरोइंग से पैसे लाते हैं, रेवेन्यू होता है उसके पास, या रेवेन्यू अगेंस्ट लोन्स एंड एडवांसेस होता है, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा होता है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अकाउंट में चला जाता है। इंपॉर्टेंट है। और यहां से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अकाउंट से पैसा निकालता है ना, तो यहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और यहां पर ये जो आर्टिकल हैं ये भी हैं, ये रिलेट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, कौन सा आर्टिकल यहां पर? 266 क्लास ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद रख लेना। उसके बाद है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कंटिजेंसी पता है, जब कोई बाढ़ आता है, तूफान आता है, कंट्री में ड्रस्ट आता है, अर्थक्वेक आता है, उस वहां पर जो है जो भी पैसा हमने रखा होता है कंटिजेंसी फंड में, वो उस वक्त यूज करते हैं हम उन लोगों के लिए जहां पर ये जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं, तो वो पैसा जो है कंटिजेंसी फंड से निकलता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लेना अप्रूवल कहाँ कहाँ पर जरूरत होता है, यहाँ पर पढ़ लेना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कौन सा होता है? इसमें जो है ना प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं। हो गया प्रोविडेंट फंड, हो गया जैसे कि रिटायरमेंट होता है, मुलाजिम का जो रिटायरमेंट होता है ना, वो आता है प्रोविडेंट फंड में। अब ये क्या होता है? ये तो इस यहाँ पर पब्लिक अकाउंट में जमा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो रिटायर होता है, गवर्नमेंट को ये सारा पैसा उसको देना पड़ता है। एक किस्म का इन्वेस्टमेंट समझो इसे। अब शॉर्ट में आप यहाँ पर याद रख सकते हो, क्योंकि आपके लिए उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। यहाँ पर पब्लिक अकाउंट भी एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 266 क्लास 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल। पार्लियामेंट का अप्रूवल, यहाँ से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आई थिंक नहीं दिया है, एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा जो इस बुक में नहीं है, वो है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इस बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही बताऊंगा। अब 2 टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 टाइप्स हैं। एक तो होते हैं ना डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, DISCRETIONAR, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरी जो होते हैं ना वो होते हैं बिल्ट इन स्टेबलाइजर। यहां पर लिख नहीं पाता हूं मैं, बिल्ट इन स्टेबलाइजर। ये 2 टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी की, बिल्ट इन स्टेबलाइजर। ओके, अब डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी उस वक्त कहते हैं जब गवर्नमेंट डिलिबरेटली चेंज करे, CHANG, चेंज लाए। किसमें लाए? बजट में, टैक्सेशन में, या जो एक्सपेंडिचर इसका होता है इसमें चेंज लाए। पर डिलिबरेटली वर्ड यहां पर है, डिलिबरेटली जब ये चेंज लाए तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ओके, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरीके से ये जो फिस्कल पॉलिसी होता है बिल्ट इन स्टेबलाइजर, यहां पर क्या होता है? जब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाए फिस्कल पॉलिसी में, ओके, खुद ही बैलेंस हो जाए, तो उस चीज को कहते हैं बिल्ट इन स्टेबलाइजर। ये 2 टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, एक होती है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है बिल्ट इन स्टेबलाइजर। इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा यहां पर चलते हैं नीचे। अब आई थिंक ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट रिसीट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट्स।
इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर रेवेन्यू रिसिट है, दूसरा है कैपिटल रिसिट। गवर्नमेंट की जितने भी इनकम होती है गवर्नमेंट रिसिट्स उनको कहते हैं। ओके, अब दो तरह के अकाउंट्स, उनको इनमें दो तरह के डिविजन्स करते हैं हम। एक तो होते हैं रेवेन्यू रिसिट्स, दूसरे होते हैं कैपिटल रिसिट्स। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या ये जो चार्ट है याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब रेवेन्यू कैटेगरी में यहां पर दो टाइप के आते हैं, एक तो होता है टैक्स, दूसरे होते हैं नॉन टैक्सेस। अब टैक्सेस में क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, वेल्थ टैक्स, वो सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, जिसमें जीएसटी वगैरह कस्टम ड्यूटी आते हैं, वो आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं टैक्सेस में। और कैटेगरी है रेवेन्यू रिसिट में। दूसरा होता है नॉन टैक्सेस, जैसे कि हो गया फीस, फाइनस, पेनल्टी वगैरह, ये आते हैं नॉन टैक्स में। टोटल जो ये कैटेगरी है इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिट। और यहाँ पर दूसरी तरीके से देखा तो यहाँ पर है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट अब रिकवरी ऑफ लोन्स, जो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे उसने वापस दिए, वो जाते हैं कैपिटल रिसीट अकाउंट में। इसी तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचे, गवर्नमेंट के पास लैंड होता है जिसको गवर्नमेंट लैंड कहते हैं, गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज होती है, गवर्नमेंट के पास कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज, अगर वो गवर्नमेंट बेचे किसी इंसान को, प्राइवेट इंडिविजुअल को, आपको, मुझको, किसी भी जिसके पास पैसा है, तो वो जो पैसा आता है ना गवर्नमेंट को, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की। जब आप सुनते हो ना गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट की, समझ लेना कि गवर्नमेंट ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेच डाली है। ओके, उसके बाद है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, ये भी आता है किसमें, कैपिटल रिसीट में, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये तो फिर हो गया रेवेन्यू रिसिट में क्या क्या आता है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। अब यहां तक फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है, आई थिंक सो। अब यहां पर जो है फिस्कल पॉलिसी का दूसरा मौजू स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं टैक्सेस। आपने आई थिंक पढ़ा होगा टैक्सेस। यहाँ पर सबसे पहले तो कैटेगरीज टैक्सेस होते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, आई थिंक आपको समझ आया होगा वो। अब उसके बाद जो है इंडियन टैक्स सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इस बुक के हिसाब से, जो मैंने अभी इस बुक में नहीं, इस वक्त नहीं पढ़ाया है। क्योंकि अगर आपने टैक्सेस पढ़े होंगे अकाउंटेंसी में या किसी और, तो वही यहाँ पर भी सेम लिखा गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं नए वीडियो में आपके लिए वो टैक्स जो है वो भी एक्सप्लेन करूंगा एज पर दिस बुक। ओके, तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।